बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वो गुफ्तगू बाहर उनके नाम से करने की इजाज़त नहीं होती। तो चैटम हाउस की एक ख़ातून हैं, उनसे उन्होंने बात की। उनके मुताबिक उनके नुक्ता नज़र से ये एक रेड लाइन होगी, ये एक सुर्ख लकीर होगी। लेकिन खलीजी सफारतकारों और माहिरीन ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि उनका मानना है कि ईरान अपने इस पत्ते को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, यानी आबनाए हुर्मुज़, जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता है, और उन्हें मुमकिन नताइज के बारे में हकीकत पसंद होना पड़ेगा। द टेलीग्राफ को मालूम हुआ है कि एक मुमकिन स्कीम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, जिसमें बज़ाहिर आबनाए से बारूदी सुरंगें उठाने के अखराजात पूरे करने, माहौलियाती नुकसान को कम करने, पोर्ट चार्जेस या इंश्योरेंस के मकासद के लिए सर्विस फ़ीस जमा की जाएगी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि कौन सी तंजीम इस तरीक़ाकार की निगरानी करेगी, फ़ंड्स कैसे जमा किए जाएंगे और फाइनल रकम किस तरह मौसूल होगी। ईरान ने पहले ही इस सम्त में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपनी नौ तश्कील शुदा गल्फ़ स्ट्रेट अथॉरिटी के ज़रिए ये शर्त आयद कर दी है कि वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ईरानी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ये शर्त इस 60 रोज़ा मोहलत के ख़त्म होने के बाद नाफिजुल अमल होनी है, जिसके दौरान तेहरान और वाशिंगटन एक तवील मुद्दती मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अभी सब फ्री है, उसके बाद आपको ईरान से बीमा करवाना होगा अपने जहाज़ों का, अगर आप यहाँ से गुजरना चाहते हैं। तो आगे वो ये कहती हैं कि ईरान को अब अंदाज़ा हो गया है कि उसके पास जोहरी हथियार से भी ज़्यादा मौसर हथियार है, यानी हुर्मुज़, जिसे वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए ना कोई ऐसा इंतज़ाम होगा जहां ईरान की ही मर्ज़ी चलेगी। वो इस बर्तरी को, लेवरेज को बरकरार रखने के लिए सब कुछ करेंगे। फीसों को जितना भी छुपा कर पेश किया जाए, ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुतमईन नहीं कर सकेगा, जिन्होंने बार बार हाँ कहा है कि किसी भी किस्म के चार्जेस की इजाज़त नहीं दी जाएगी। माहिरीन को यह भी खदशा है कि इससे ख़तरनाक मिसाल कायम होगी। हालांकि बैनुल-अक़वामी समंदरी माहदे के तहत जो ट्रांजिट फ़ीस पर पाबंदी लगाता है, जहाज़ को फराहम की जाने वाली मखसूस खदमात के लिए चार्जेस लिए जा सकते हैं, लेकिन खलीजी ममालिक के पास शायद कोई और चारा ना हो। ईरान के पासदारान इनकलाब ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए में मौजूद जहाज़ों को धमकी दी थी कि जब अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान और ओमान ने फंसे हुए जहाज़ों को निकालने के लिए 2 रास्तों पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। ईरान ने इसरार किया था कि इन मखसूस रास्तों के लिए सिर्फ वही वाहिद अथॉरिटी है, और इंतबाह किया कि इन रास्तों से बाहर जहाज़ों की आमदोरफ्त ममनू और इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। अगले ही दिन ताइवान के एक शिपिंग ऑपरेटर ने बताया कि उसके जहाज़ को आबनाए में निशाना बनाया गया, जिसे अमरीकी हुक्काम ने ईरानी ड्रोन हमला करार दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी जंगबंदी के माहदे पर दस्तखत के बाद ये अपनी नौइयत का पहला हमला था। इसके बाद वाशिंगटन और तेहरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए, जो खलीजी ममालिक तक फैल गए। दोनों फरीकैन ने मंगल को कतर में होने वाले मुज़ाकरात से पहले मज़ीद हमले रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका में कायम एक गैर मुनाफा बख्श तहकीकी इदारे सुफ़ान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये ईरानी धमकियाँ और हमले मुमकिन तौर पर खलीजी ममालिक, ख़ास तौर पर ओमान के लिए एक बिलवास्ता इंतबाह हैं कि अगर उन्होंने ईरान के साथ ताउन ना किया तो अच्छा, मैं इस खबर के बाद मैं उसको जोड़ूंगा उस आलमी मंजरनामे से कुछ चीज़ें जो शायद मिलाकर देखने पर इसका मतलब वाज़ेह होगा। आगे उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक, इन हमलों के बगैर भी खलीजी ममालिक पहले ही अपने आप को एक ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार कर रहे थे जहां मामलात शायद मामूल पर ना आए। ये कहना है यास्मीन फ़ारूक का, जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में अरब खलीजी ममालिक पर तहकीक की सरबराही करती हैं। वो इलाकाई मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। तवक्को है कि सऊदी अरब इलाकाई सिक्योरिटी पर वसी तर मुज़ाकरात की क़यादत करेगा, जबकि दीगर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के हवाले से ईरान के साथ बराह रास्त इनफरादी मुलाकातें कर रहे हैं। एक और ग्रुप में इराक भी शामिल हो सकता है, जो इक़्तिसादी तौर पर आबनाए के ज़रिए तेल की बरामदात पर मुनहसर है। खलीजी ममालिक के पास सबसे बड़ी बरतरी मालियाती है, यानी ईरान में सरमायाकारी करने की सलाहियत, जिसकी मईशत पाबंदियों और जंग के असरात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। मोहतरमा फ़ारूक कहती हैं वो महसूस करते हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद ये ईरान की सबसे कमज़ोर रग होगी, एक्लीस हील होगी, लेकिन वो अपने सामने मौजूद ख़तरात को कम करने के लिए ईरान से रियायतें मांगेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान के पास मौजूद मिसाइलों की तादाद को महदूद किया जाए, या इसके हामी ग्रुपों, प्रॉक्सीज़ को मुसल्लह करने की कोशिशों को रोका जाए, जिन्होंने इस जंग में खलीजी ममालिक पर भी हमले किए थे। खलीज के अंदर जारी मुतअद्दिद अलग अलग मुलाकातें और तेहरान वाशिंगटन के वसी तर मुज़ाकरात इस बात की निशानदही करते हैं कि यह ख़ित्ता अब बुनियादी तौर पर अमरीका पर इन्हिसार करने के
माइंड सेट से बाहर निकल रहा है। मोहतरमा फारूक ने कहा, अमेरिका इनके दिफाई ढांचे और दिफाई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी रहेगा। तवील अरसे से खलीज के दिफाई ताल्लुकात और हथियारों की खरीदारी पर अमेरिका की इजारादारी रही है। जो कुछ अमेरिका के पास नहीं है या जिसे जल्द हासिल नहीं किया जा सकता, या अगर अमेरिका के पास ईरानी खतरे से निपटने के लिए कुछ नहीं है तो वो उसे कहीं और तलाश करेंगे। ये तब्दीली, डाइवर्सिफिकेशन पहले ही शुरू हो चुकी है। मई में कुवैत ने ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की के साथ एक दिफाई फ्रेमवर्क कायम किया। यूक्रेन ने भी हाल ही में सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को ड्रोन बरामद करने के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। खलीजी ममालिक मजीद आगे देख रहे हैं। सऊदी अरब ने मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक नए क्वाड में कई मुलाकातें की हैं। अमेरिका पर एतमाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली इंतज़ामिया के वक्त से ही कम हो रहा है, ख़ासतौर पर 2018 में जब वो ईरान जोहरी मुआहदे से दस्तबरदार हुए थे, जिसके नतीजे में तेहरान ने बतदरीज अपने जोहरी प्रोग्राम पर लगी पाबंदियों पर अमल करना बंद कर दिया। फिर ट्रंप की मौजूदा मुद्दत में उनके ईरान के साथ 2 बार जंग में जाने के फैसले और नेटो से निकलने की धमकियों ने कई ममालिक को परेशान कर दिया है कि वाशिंगटन की तरफ से कागज़ पर किए गए वादे पर शायद कोई बड़ी ज़मानत नहीं, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो शायद अब भी एतमाद बहाल करने का कोई तरीका तलाश करने की कोशिश करेंगे, शायद 2025 में, इस सदारती हुक्मनामे की तर्ज पर जिस पर ट्रंप ने रियासत कतर की सिक्योरिटी की ज़मानत देते हुए दस्तखत किए थे। फिर भी खलीजी ममालिक ये महसूस कर रहे हैं कि हमें चीज़ें इस मफरूज़े के तहत करनी होंगी कि अमेरिका वहाँ मौजूद नहीं होगा, यानी हमारी पुश्त पर अमेरिका नहीं होगा, और अगर वो वहाँ हुआ भी तो वो ऐसे काम कर सकता है जो हमारे मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ईरान की तरफ गुज़श्ता बरसों में की जाने वाली तमाम सफारती कोशिशों के बावजूद बशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़ दुबई के ज़रिए इन पाबंदियों के शिकार फ़ंड्स मुंतकिल करने की इजाज़त देने के वो अब भी ईरान का निशाना बनते रहेंगे। ईरान की नई ज़्यादा सख्तगीर हुकूमत के आने से ये तशवीश शायद और भी बढ़ गई है। मिसाल के तौर पर माजी की हुकूमतों ने आबनाए हुर्मुज़ को कभी बंद नहीं किया था, जबकि वो इस पर अपने कंट्रोल को बतौर हथियार इस्तेमाल कर सकती थीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए खलीजी ममालिक अमरीकी फ़ौज को खित्ते से मुकम्मल तौर पर जाने का नहीं कहेंगे, अगरचे वो टूटे हुए वादों पर मायूस ज़रूर हैं, लेकिन मोहतरमा फारूक के मुताबिक वो अपनी हिकमत अमलियों को प्लान बी और प्लान सी के ज़रिए मजबूत करेंगे, ताकि अगर अमेरिका अपनी सिक्योरिटी ज़मानतों और दिफाई वादों को पूरा ना करे तो उनके पास मुतबादिल मौजूद हो। ये तो था आर्टिकल। अब ज़रा इसको मिला लें, 3-4 चीज़ें बहुत अहम। आपको याद होगा जंग के आगाज़ के कुछ ही अरसे के बाद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने जो हामी हैं उनसे खिताब करते हुए, और हम उसका तर्जुमा करते हैं कि तलवे चाटता है मेरा, और असल में उसने जो लफ्ज़ किया था, इस्तेमाल किया था, दैट इज़ वेरी डेरोगेटरी। तो उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये हुआ था कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर अमरीकी E-3 सेंट्री तैयारे को निशाना बनाया गया और उसकी तस्वीर उस हाई सिक्योरिटी एरिया से बाहर आ गई। जब सऊदी अरब में अमरीकी एम्बेसी में CIA का जो कंपाउंड था उसका निशाना बना, वो निशाना बना, उसकी तफसीलात बाहर आ गई। फिर ये होता है कि जब फ्रीडम ऑपरेशन, प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करता है अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, तो सऊदी अरब की तरफ से ये खबर आती है कि सऊदी अरब ने अपनी बेसिस देने से इनकार कर दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान को दावतनामा दिया जाता है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन की तरफ से कि G7 समिट में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान वाले मामलात पर बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़े बड़े मुल्क इकट्ठे हैं, आप भी आइए। वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं मेरी पहले से कुछ शेड्यूल्ड मुलाकातें हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं शिरकत नहीं कर सकता। ये बड़ा वाज़ेह इशारा था कि सऊदी अरब जो है वो अपनी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली ला रहा है। उसने इस खत्ते में नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया है। उसको ये समझ आ गई है कि मैं मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं बन सकता, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात वाली पॉलिसी को टो नहीं कर सकता। उसके अलावा जो इस वक्त रीजनल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें मोहम्मद बिन सलमान और उनके मुल्क को ये तक देखना पड़ा। मार्को रूबियो ने विज़िट किया, तमाम जगहों पर गए, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उनके यहाँ नहीं गए। तो ये जब सिनेरियो सारे डेवलप होते हैं और जब आप उसको मिलाते हैं उन मनाजिर से कि सऊदी अरब का कहीं इन्विटेशन पब्लिसाइज नहीं हुआ था कि सैयद अली ख़ामनाई के
جو تشیع جنازہ ہے اس میں کوئی سعودی ڈیلیگیشن آئے گا یا اس کو انوائٹ کیا گیا ہے، یہ خبروں میں بھی کہیں موجود نہیں تھا۔ تو پوری دنیا کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب انہوں نے اچانک دیکھا کہ سعودی عرب کا ڈیلیگیشن، 5 رکنی ڈیلیگیشن 22 فارن منسٹر کی قیادت میں تہران میں جو میت ہے اس کے سامنے اپیئر ہوتا ہے، وہاں پر قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اور سعودی عرب پیز رسپیکٹس ٹو دا لیٹ فارمر سپریم لیڈر آف ایران سید علی خامنائی۔ یہ وہ سفارتی زلزلہ ہے جو وقوع پذیر ہو چکا، اور یہ وہ مناظر ہیں جو لوگ دیکھ چکے۔ اب اس کے بیک اینڈ پر چلنے والی سٹوری میچور ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ امریکہ کے پاس بہت طریقے ہیں، امریکہ اگر الاؤ نہ کرنا چاہے، امریکہ اس میں رکھنا ڈالنا چاہے، گیم خراب کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب بہرحال ایک ایسی ٹراجیکٹری پر ہے along with قطر اینڈ عمان، not necessarily بحرین، کویت اینڈ UAE جو اپنا راستہ مختلف چنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، متحدہ عرب امارات جو اس وقت GCC میں اس طریقے سے شاید کنٹینیو نہ کرے، یا اس تنظیم کو ممکنہ طور پر کوئی بڑا دھچکا لگ جائے جس طریقے سے اوپیک اینڈ اوپیک پلس سے متحدہ عرب امارات نے نکلنے کا اعلان کیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو اس ریجن کا سب سے بڑا بھائی چارہ ہے گلف کوآپریشن کونسل، خلیجی ممالک کی تعاون کونسل، اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے، بہرحال ایک بڑا سائزمک سکیل کے اوپر ایک بڑی ٹیکٹونک شفٹ ہے، اور سائزمک سکیل کے اوپر ایک بڑا زلزلہ ہے جس کو ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے۔ یہ کس جانب جا کر میچور ہوتا ہے؟ چائنا، رشیا، دے آر گوئنگ ٹو بی ویری میجر پلیئرز، اینڈ انٹرسٹنگلی پاکستان از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہوگا پاکستان۔ سعودی عرب اور ایران دونوں کے ساتھ بہترین تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، ایران کے ساتھ معاملات کا انٹرلیکیوٹر، میڈیٹر ہونے کے ناطے، اور بینگ اے پوٹنٹ نیوکلیئر پاور، پاکستان اس میں اس نئے تعاون کے معاہدے میں جو ایران کے ساتھ ممکنہ طور پر بہرحال ہونا ہے، کہ ایک ایسا وقت جب اسی معاہدے میں جو ہونے جا رہا ہے اس میں ایران کی پروگزیمٹی سے امریکہ کو دور جانا ہے۔ اب امریکہ کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو وہ العدید ایئر بیس، علی السالم ایئر بیس، الزفرہ ایئر بیس، بورنگ ایئر بیس، اس کے بعد جو 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے بحرین میں، ان سب پر اربوں ڈالر کا ہونے والا نقصان، تباہ شدہ ایکوپمنٹ، نون لوکیشن، ٹارگٹ ود ان ریچ ہونا، یہ تمام ولنریبلٹیز کے ساتھ وہ دوبارہ سے اربوں ڈالر لگا کر اس کو تعمیر کرے، اور اس کے لیے سامان بھی اسی تنگ آبی راستے سے لے کر آیا جائے جہاں پر ایران کا اسٹرانگ ہولڈ، انسٹرینگل ہولڈ موجود ہے، یا پھر امریکہ ایران کی پروگزیمٹی سے دور جا کر یہ بیسز بنائے۔ جب وہ دور جا کر بیسز بناتا ہے خطے سے، ایک طریقے سے اس کا پارشل ڈپارچر یا ایونچول ڈپارچر ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ایران کے ساتھ لامحالہ ایک ایگریمنٹ ہونا ہے، کچھ سیکیورٹی گارنٹیز ایکسچینج ہونی ہے، کچھ ایران نے گارنٹیز دینی ہیں، کچھ ایران نے گارنٹیز لینی ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ آنے والا جو وقت ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ڈپلومیٹیکلی، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔